अस्सलाम वालेकुम। एसएसटी, एफपीएससी और इंग्लिश लेक्चरर के जो हमारे टेस्ट हैं, जो अभी रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट्स आई थी एफपीएससी की, उसमें हम बैच शुरू करने जा रहे हैं एसएसटी फीमेल्स और लेक्चरर इंग्लिश दोनों का। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ज़रा इसके बारे में हिंट दे दूँ पहले। मोस्टली लेक्चरर इंग्लिश और एसएसटी के जो पेपर हैं, इसमें 50% जो ना वो एक ही जैसा होता है। उसमें ये है कि 20% तो मस्ट है। जो लोग एफपीएससी के पेपर दे चुके हुए हैं, वो जब मेरी वीडियो देखेंगे तो वो इस चीज़ को जो ना पहचान लेंगे कि मैं सही ठीक कह रहा हूँ। तो 20% तो जो भी पेपर हो उसमें 20% इंग्लिश लाजमी आता है। बाकी फिर ये है कि इसमें क्योंकि जो आपका लेक्चरर का है उसमें बाकी जो आपका पोर्शन होता है वो थोड़ा सा लिटरेचर या लिंग्विस्टिक रिलेटेड होता है, लेकिन एसएसटी में थोड़ा सा डिफ़र कर सकता है। लेकिन तीसरी जो डोमेन है, तीसरा जो आपकी कह लें कि सेगमेंट होता है, वो होता है पैडागोजी का। ठीक है, तो पैडागोजी जो है वो आपको अगर मैं बताऊं तो तीन डोमेन्स मोस्टली यूज़ करते हैं वो लेक्चरर में। उसमें एक आपकी होती है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, सेकंड होती है आपकी टीचिंग मेथडोलॉजीज़, और थर्ड होती है आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट, सॉरी, टेस्टिंग एंड एवेलुएशन, और चौथी आपकी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में से कुछ सवाल होते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में से चंद ही होते हैं। तो जो बाकी तीन पोर्शन मैंने बताए हैं उसमें से आप ये 30% मार्क्स कंपलसरी होते हैं इसमें से। ठीक है, तो ये लेक्चरर के लिए हो जाएगा। बाकी जो एसएसटी फीमेल, इनका भी सिलेबस जो है मे बी अभी 15 से 20 दिन में अपलोड हो जाए। तो इन तीन चार डोमेन्स के अलावा उन्होंने और कौन सी डोमेन या सेगमेंट ऐड किए हैं वो हम देख लेंगे। पास्ट सिलेबस को मैं नहीं जा रहा लेके, क्योंकि ये मोस्टली ये होता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस कर देते हैं। तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं ऐसे ही उस चीज़ की तरफ जाऊं जो इन्होंने ऐड ही नहीं की हुई। तो इसलिए ना ये हम दो डोमेन्स एसएसटी और लेक्चरर दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, लेक्चरर के अभी रिसेंटली टेस्ट हो भी गए हैं, लेकिन दो मज़ीद आगे आ भी रहे हैं। एक नेवल हेडकोार्टर कराची का, उसमें एक एक दो दो सीटें थी शायद, और दूसरा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ही अंडर शायद आता है, आपका जो मिलिट्री कॉलेज मरी है, शायद इस तरह का कोई है। तो वो लेक्चरर की उसमें भी इंग्लिश की दो तीन सीटें थी। तो बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सो दैट यू कुड रिकगनाइज मी हो माई। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मेरा नाम महर सकलैन है, और मैंने अभी तक 4 टाइम जो है वो एलोकेशन हासिल की हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में। और इसमें मैं अगर आपको अपनी जर्नी बताऊं तो मैंने 6 आउट ऑफ 7 टाइम जो है ना वो एनटीएस क्वालिफायर हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और 5 आउट ऑफ 7 टाइम जो है ना वो ओटीएस क्वालिफायर हूँ। उसके बाद अगर आप एफपीएससी और पीपीएससी की बात करें तो पीपीएससी में मैं 2 टाइम 1 पेपर एमसीक्यू क्वालिफायर हूँ आउट ऑफ 5। एक में मैं जस्ट 0.25 मार्क्स से जो ना वो रह गया था। सेकंड में मैं 3 मार्क्स से रह गया था, और जो बाकी ये दो मैंने आपको बताए हैं ये मेरे हो गए थे। इसके अलावा जो पांचवा था उसमें मैं 9 नंबर से रहा था। ये मेरा 9 नंबर वाला जो है ये पहला मेरा पेपर था। उसके बाद सेकंड वाला जो है ना वो मेरा सर्विस सेंटर ऑफिशियल का था, जो मैं क्वालिफाई कर गया इंटरव्यू तक। फिर उसके बाद थर्ड में एंटी करप्शन में आया। उसमें आई थिंक मेरे मतलब जो नंबर थे वो मैंने अभी आपको बताया, जो 0.25 या 0.50 इसके अराउंड वक्त मतलब जो कम थे मेरिट से। तो ये पीपीएससी का। एफपीएससी में मैं अभी तक 2-3 टाइम अपीयर हुआ हूँ, बिकॉज मैं अभी एफपीएससी में इतना इन नहीं हूँ। तो एफपीएससी में मैं जो अभी इन हुआ हूँ वो रिसेंटली एक लेक्चरर इंग्लिश का था, जिसमें मेरे 65 थे। आई थिंक मेरिट शायद 70 प्लस पे रुका था। मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी तो मैं 65 मतलब राउंड आउट जो है ले चुका था। इसके अलावा एक और पोस्ट का भी दिया था, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर थी। तो एक चीज़ मैंने कॉमन देखी, क्योंकि मेरी डोमेन इंग्लिश की है, तो इंग्लिश में मैं एक चीज़ को जो है ना मोस्टली लेके जाता हूँ। तो पैडागोजी और दूसरी चीज़ें जो है ना वो इंशाल्लाह हम साथ बाद में करेंगे। जो मेरे बेस्ट ऑफ नॉलेज और बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस में ये चीज़ें आई होंगी या मेरे पास जो है। तो बाकी इसके अलावा एनटीएस मैंने आपको बता दिया, ओटीएस बता दिया, पीटीएस 2 टाइम क्वालिफायर। और पीटीएस में मेरा हाईएस्ट स्कोर जो था वो 60 था। एनटीएस में मेरा हाईएस्ट स्कोर 77 है। पीपीएससी में मेरा हाईएस्ट स्कोर 66, और एफपीएससी के मैंने आपको बताया 65 है। इसके अलावा मैंने किसी और कोई मेजर एजेंसी में तो नहीं दिया, मतलब जैसे टेस्टिंग एजेंसी होती है।
तो ये थोड़ा सा मेरा मेजर इंट्रोडक्शन था। बाकी एज एन एम इंग्लिश टीचर जो है ना, वो मैंने पढ़ाया हुआ है मेरा 3 इयर्स। तो उसमें मेरी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त एक अच्छी पोस्ट पे लगी हुई हैं, प्राइवेट सेक्टर में या टीचिंग में ही है, लेकिन वो एक अच्छी सैलरी जो है ना वो विड्रॉ कर रही हैं और एक अच्छी रेप्यूटेड पोजीशन पे जो है ना वो लगी हुई हैं। टीचर भी हैं कुछ, एक दो लेक्चरर भी लगी हैं। एक है जो इधर मतलब हमारी जो है ना गुजरांवाला की साइड पे गवर्नमेंट लेक्चरर अपॉइंट हुई है 2022 के जो हमारे लेक्चरर की सीटें आई थी उसमें। बाकी एक जो है वो गवर्नमेंट टीचर है। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं जो मेरे एंड पे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है ना वो हुई हैं। मैंने अपनी भी आपको जो 4-5 मतलब मैंने लोकेशन हासिल की हुई हैं वो बताई। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये थोड़ा सा मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन था ताकि आपको पता चल जाए वैलिडिटी का कि मैं ऐसे ही कोई उठ के जो है ना वो काम नहीं करवाने लगा। पहला जो है ना वो होता है हमारा इंग्लिश पार्ट। एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस, इसमें कमो बेश 20 के करीब जो है ना वो क्वेश्चंस लाजमी इंग्लिश के आते हैं। तो अब इंग्लिश में जो क्वेश्चन आते हैं किसी भी बंदे से पूछ लेना तो वो भी आपको कहेगा कि यार उसमें वही चीज़ें होती हैं जो हमने 9th-10th में या 8 से लेके एफ ए बी ए तक पढ़ी होती हैं, जिसमें आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की कोई एलिमेंट आ जाएगा, कोई डायरेक्ट इंटरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस कंप्लीशन एटसेट्रा। तो उसके रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ चलूँगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, मैं ऐसे अपने से मैंने नहीं उनको ऐड किया हुआ। हम पास पेपर्स भी देखेंगे, इसके अलावा वो मेजर सोर्सेज जो मोस्टली सॉरी एफ पी एस सी जो है वो यूज़ करते हैं, बिकॉज ये एफ पी एस सी स्पेसिफिक प्रिपरेशन है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश है तो अभी कुछ लेक्चर्स जो हमारे जो हैं वो इंग्लिश के चलेंगे जब तक वो सिलेबस अपलोड नहीं करते। इंग्लिश आपको पता है वो एक वास्ट सब्जेक्ट है, वो आप किसी भी कंपेटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ डैश मैटर ऑफ चांस। तो आपको पता है एन जो है ना ये उधर लगता है जहाँ पे सिंगुलर नाउन हो लेकिन वावल की साउंड दे रहा हो, तो इसमें इनके मैटर नहीं है उसमें। तो द जो है ये किसी स्पेसिफिक नाउन सा लगेगा। आपको पता है ए एन द जो है ये आपके आर्टिकल्स हैं जिनको हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, और ये हमेशा नाउन्स के साथ लगेंगे। ए और एन जो है ना वो अनस्पेसिफिक नाउन के साथ लग सकते हैं, जबकि द जो है ये हमेशा किसी स्पेसिफिक नाउन के साथ लगेगा। जैसे द अर्थ, अब अर्थ का भी एक फंडा है, अर्थ क्योंकि शुरू ही वावल से शोर हो रहा है तो द और दी जैसे साउंड आपने सुने होंगे। तो जो अगर किसी वर्ड कोई वर्ड मतलब वावल से शुरू हो रहा है और वो साउंड उसके पीछे मतलब जो दी एच ई लगा होगा वो दी की आवाज़ निकालेगी, जैसे दी अर्थ, दी एरोप्लेन। तो इस तरह जब कॉन्सोनेंट साउंड जिसको हम रेगुलर साउंड भी कहते हैं उससे शुरू होगा फिर हम उसको द की आवाज़ देंगे, ठीक है। जैसे द स्कूल, द यूनिवर्सिटी या एक्सेट्रा जो भी है। तो या किसी सिटी का नाम आ गया स्पेसिफिक, द लाहौर, ठीक है। तो इधर अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है ए का, इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस, ठीक है। ये इत्तफाक़िया मामला। नेक्स्ट है हीज़ लाफ्टर मेड एवरी वन अटेंड। मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो चाहे आप इधर समझ लें चाहे आप साथ साथ लिख लें, वो आपके काम आएगा इंशाल्लाह। आपको क्रैमिंग वाली चीज़ तो करनी नहीं है ना, मैं जस्ट अगर कुछ चीज़ें खोलूँगा तो आपको उनके कॉन्सेप्ट पता चलेंगे ताकि आपके सामने उसी के रिलेटेड कोई चीज़ है तो आप उसको एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर सकें, उसको समझ सकें। ही इज़ आफ्टर मेड एवरी वन अटेंटिव, द अंडरलाइन वर्ड इज़ डैश। ये उन्होंने नीचे कुछ दिए हुए हैं, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन तो हो नहीं सकता बिकॉज वो तो सभी को पता है आपको। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल में से हमें देखना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है। अ नाउन दैट रेफर्स टू समथिंग नॉन फिजिकल, कुछ ऐसी चीज़ जिसको हम अपनी 5 सेंसेस से जो ना वो टच नहीं कर सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम जस्ट परसीव कर सकते हैं, मतलब उसका एक इदराक कर सकते हैं, उसको जस्ट फील कर सकते हैं। इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं जैसे ब्यूटी, लव, टाइम, कॉन्सेप्ट्स, कुछ आइडियाज़, ठीक है, इमोशंस, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस एट्सेट्रा। तो ये आप इनको देख नहीं सकते, आप इनको स्मेल नहीं कर सकते, मतलब आप इनको सूंघ नहीं सकते, आप इनको टच नहीं कर सकते। ये वही एग्जांपल है जैसे आपने कंप्यूटर का और अगर के जो मेन कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के वो 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो उसका मेन पार्ट मतलब जो उसका मदरबोर्ड हो गया या उसके जो मतलब माउस एक्सेट्रा जिनको आप छू भी सक रहे हो, देख भी सक रहे हो, लेकिन जो चीज़ें उसके अंदर चल रही हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, एम एस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कोई गेम एक्सेट्रा, जो आप उनको जस्ट परसीव कर रहे हो, आप उनको देख मतलब परसीव कर रहे हो आप उनको, लेकिन आप उनको छू नहीं सकते, आप उनको फील नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो चीज़ होती है वो आपकी आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट में। तो लॉफ्टर जो है ना वो आपका एब्स्ट्रैक्ट में होगा,
आएगा, ठीक है। मटेरियल नाउन जो है ना वो चीज़ होती है जो किसी सब्सटेंस से बनी हो, यानी कोई ऐसा नाम जो किसी चीज़ का नाम जो फिज़िकल मैटर जो है ना वो रखती हो, या उसको आप कह लें कि आप उसको छू भी सकते हैं, आप उसको टच भी कर सकते हैं। जिसमें आप गोल्ड ले लें, ऑयल, वाटर, कॉटन, वूल, मिल्क, एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। जिसको मतलब कि आप महसूस कर सकते हो, टच कर सकते हो। तो इधर क्योंकि लाफ्टर जो है उसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लेके आओगे, ठीक है। तो थर्ड है एवरी ऑफर सपोर्टेड द प्रपोजल, अंडरलाइन वर्ड इज डैश डैश एडजेक्टिव। अब ये तुम्हें पता चल गया कि उन्होंने एडजेक्टिव पूछा है, तो अब ऑब्जेक्टिव की जो कुछ कैटेगरीज हैं जिसके उन्होंने बताया कि उसमें से कौन सा है, पोजेसिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है या न्यूमरल है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है ना ये किसी भी ग्रुप में, मतलब एक ग्रुप है, मेंबर्स का एक ग्रुप है, कुछ लोगों का एक ग्रुप है, उसमें किसी को इंडिविजुअली तौर पे जो है ना वो जब आप रेफ़र कर रहे हो, तो जैसे आपने अक्सर सुना होगा ईच, एवरी, इधर, नीदर, बाज़ जगह पे आइदर, आइदर और नाइदर भी इसको बोलते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स का ग्रुप है, उसमें से किसी को स्पेसिफिकली, किसी को इंडिविजुअली जो है ना वो रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ही हैड डैश लेफ्ट द फैक्ट्री व्हेन द फायर ब्रोक आउट। ही हैड, बीन तो नहीं आएगा, ठीक है। नाउ भी नहीं आएगा। नाउ अगर हम कहेंगे तो अब ये देखें, फायर ब्रोक आउट, ब्रोक आउट जो है ना ये मतलब कि जब आग जो है ना वो भड़क उठी थी, आग जो है ना वो जिसको हम कह देते हैं कि लग गई हुई थी। तो ही हैड डैश लेफ्ट द फैक्ट्री, उसने जस्ट इधर आएगा, जस्ट मतलब कि अभी अभी, उसने अभी अभी फैक्ट्री छोड़ी थी, या उसने अभी फैक्ट्री छोड़ी ही थी जब फायर जो है ना वो भड़क उठी, आग भड़क उठी। तो बीन जो है वो भी नहीं, नाउ भी नहीं, क्योंकि नाउ जो है ना वो आपके अभी हाल में आ जाएगा, जिसके भी आप बात कर रहे हो, आप किसी के सामने कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो नाउ आ जाएगा। ही हैड नाउ लेफ्ट, अभी वो अभी फैक्ट्री छोड़ी है, जबकि आगे बात जो है ना माजी की हो रही है, ब्रोक आउट। तो उसके अकॉर्डिंग आपने टेंस के अकॉर्डिंग भी, ये टेंस होता है जो ज़माना होता है, टाइम का जो बता रहा होता है, आपने टाइम के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को समझना होता है। तो ही हैड जस्ट, बार बार ऐसा भी होता है कि आपको इधर तीन ऑप्शन दिए होते हैं, लाजमी नहीं होता कि उसमें से तीनों में से कोई हो, उसमें से नन ऑफ दीज भी हो सकता है, वो होता है। अभी रिसेंटली मैंने जो 2 वीक्स पहले जो पेपर हुआ था उसमें देखा, तो उसमें 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके नन ऑफ दीज ऑप्शंस थे, ठीक है। तो ही वाज हेडिंग टू फैसलाबाद टू लुक डैश और न्यू जॉब। अब देखें, हेडिंग, हेडिंग का मतलब होता है किसी सिमत में बढ़ना, किसी सिमत में, या वैसे ही आगे बढ़ने को भी कह देते हैं। ही वाज हेडिंग टू फैसलाबाद, कि वो फैसलाबाद की जानिब बढ़ रहा था। टू लुक, अब देखें आप नहीं आएगा, ये अब अलग मीनिंग बता देगा, तो हमें एट और फोर में से पता चलना चाहिए कि कौन सा है। अगर हम कहेंगे ना कि ही वाज हेडिंग टू फैसलाबाद लुक एट अ न्यू जॉब, इसका मतलब है कि एट के बाद फिर न्यू नहीं आएगा, बिकॉज एट का मतलब ये लग जाएगा कि अगर हम एड लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो किसी जगह पे एम्प्लॉयड है और उधर जो है वो जॉब के लिए जा रहा है। लेकिन अगर हम फॉर लगाएंगे लुक के बाद, तो इसका मतलब है कि वो किसी तलाश में जा रहा है, मतलब वो उसके आगे क्योंकि उन्होंने न्यू जॉब लगा दिया, अब न्यूज़ हमें पता चल गया कि वो किसी जॉब पे नहीं है, मतलब वो किसी जॉब के लिए जा रहा है, उसका कोई टेस्ट है, उसका कोई इंटरव्यू है, उसके लिए वो जा रहा है, राइट। तो नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट है माई कज़न डैश फ्राम दिस पोस्ट 1 मंथ अगो। अब ये देखें, माई कज़न, अभी 1 मंथ अगो 1 माह पहले की बात है, ठीक है। और आपको पता है कि कुछ माजी बईद, एक माजी करीब होता है, एक माजी बईद होता है, तो ये माजी बईद की बात कर रहा है, बईद दूर को कहते हैं थोड़ा सा, 1 माह पहले काम हुआ है। तो माई कज़न हैड रिज़ाइंड, मतलब आप किसी से मिलते हो, कहते हो यार तुम्हारा भाई उधर, तो आप नहीं यार उसने तो 1 माह पहले इस्तीफ़ा दे दिया था, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 मंथ अगो छोड़ देते हो, फिर आप कहते हो कि यार आप किसी से मिलते हो, कहता है कि भाई किधर है, तो आपने कहा उसने तो यार रिज़ाइन कर दिया, तो फिर रिज़ाइंड आएगा, मतलब अभी जो हाल की बात है कि 2 दिन पहले की हो सकती है, घंटा पहले की हो सकती है, ठीक है। तो 1 मंथ अगो हमें शो कर रहा है कि ये कोई स्पेसिफिक टाइम है जो माजी बाइद में था। ये हैड जो है वो आपको पता है पास्ट परफेक्ट में आता है, जो ऐसी बात जो माजी में हो चुकी है। इफ़ वी साइन दिस अग्रीमेंट वी डैश फॉर द लोन। अब ये इफ़, जब भी किसी वर्ड में सबसे पहले इफ़ आए तो आपने समझ जाना कि ये कंडीशनल है। कंडीशनल सेंटेंसेस जो है ना वो कुछ मल्टीपल किस्म के होते हैं, जिसमें ये पहला जो है वो इफ़ वी साइन का मतलब है कि ये बात जो है ना प्रेजेंट सिंपल की है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और फर्स्ट कंडीशनल जो है उसमें इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल होता है, उसके बाद आपका फ्यूचर सिंपल होता है, ठीक है।
फ्यूचर सिंपल में कौन सा आता है, विल शैल आते हैं। तो अब इफ़ वी साइन दिस अग्रीमेंट, वैसे वी के बाद शैल आता है, लेकिन उन्होंने विल गाया हुआ है, तो अप्लाई नहीं आएगा क्योंकि बात जो है वो माजी की है ये वाली, ये अप्लाई नहीं आएगा, वही अप्लाई फॉर द लोन तो नहीं। तो अब कंडीशनल है, हमें पता चल गया। तो प्रेजेंट सिंपल के बाद फ्यूचर सिंपल आएगा तो वो विल अप्लाई आएगा। अगर हम ये एग्रीमेंट साइन करते हैं तो फिर हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर मैं ये करता हूँ तो फिर मैं ये करता करूँगा एक्सेट्रा। अच्छा, व्हाट शी प्लान्स इज़ अननोन टू अस। अंडरलाइन पार्ट इज़ एन या ए डैश, नॉन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, नॉन ऑफ दिस। सबसे पहले आप देखें नाउन क्लॉज कौन से होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। अब इधर आगे जो है ना हमें कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं मिल रहा। अब इधर ये अननाउन है, ठीक है, अननाउन जो है ये एडजेक्टिव को शो कर रहा है, क्योंकि अननाउन मतलब मैं कहूँ कि आई वाज अननाउन ऑफ टू दिस ऑफ दिस फैक्ट, मतलब मैं इस हकाइक से या इस सच्चाई से जो है ना वो लाइल्म। अब लाइल्मी जो है ना ये आपकी एक मतलब क्वालिटी बता रहा है। तो बात किसकी हो रही है, शी की, कि शी जो है ना वो हमसे अननाउन रखती है प्लान्स अपने। तो अननाउन जो है वो एडजेक्टिव है, तो इस मीन कि ये एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन या प्रनाउन की क्वालिटी को बयान करता है। तो अब नाउन इस इधर नाउन तो नहीं है, शी प्रनाउन है, तो ये कौन उसकी क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि वो जो प्लान बनाती है वो हमसे अननाउन रखती है। तो अननाउन एडजेक्टिव, तो इट्स मीन कि ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, राइट, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट है ही डिडंट वर्क हार्ड, उसने सख्त मेहनत नहीं की। हाउएवर ही पास, लेकिन ताहम फिर भी वो पास हो गया। अब उसने कहा कि ये नीचे कौन सी है, इसमें से कौन सी क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। नाउन का तो आपको पता है कि नेमिंग वर्ड का होता है, इधर तो कोई नेमिंग वर्ड है नहीं। फिर सेकंडली ये है कि इधर देखें, इधर ही आपका सब्जेक्ट है, डिड आपका वर्ब आ गया, ठीक है। इधर भी ही आपका सब्जेक्ट है, पास आपका वर्ब। इसमें कि ये क्लॉज जो है ना वो नाम मतलब आप कह लेंगे नाउन है, लेकिन इधर हाउ एवर लग गया है। अब हाउ एवर जो है ना ये एक एडवर्बियल यानी एडवर्ब है। एडवर्ब यानी ये एक क्लॉज को जो है ना वो मिला रहा होता है आपस में, एक सेंटेंस को मिला रहा होता है। और एडवर्ब काम क्या करता है, ये किसी भी एडवर्ब को भी किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर देता है। तो इट्स मीन कि ये जो फ़िक्रा था, ये पूरा सेंटेंस जो था इसने हाउ एवर ने मॉडिफाई कर दिया। तो हाउ एवर के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने इसको एडवर्ब करना है। शी प्रॉमिस्ड मी टू कम ऑन मंडे, द सेंटेंस इज़। अच्छा, अब ये है कि ये सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का फंडा है, ये काफ़ी लंबी बात हो जाएगी। तो हमें ये पता है कि सिंपल जो है ना वो सिंपल प्रेजेंट की तरह आप इसको समझ लें। जैसे मैं कहता हूँ कि वो खाता है, वो करता है, ये कंपाउंड में एक आप कह लें कि एक वर्ड लगे कि जैसे एंड हो गया, बट हो गया, एट्सेट्रा। तो वो उसको मिलाएगा, मतलब एक क्लॉज़ है, उसको दूसरी क्लॉज़ में जो मिला रहा है, मतलब एक पूरा सेंटेंस है ना उसमें एंड या बट या हाउएवर एट्सेट्रा जो वर्ड्स आ रहे हैं ना वो उनको मिलाने का काम करें, तो वो कंपाउंड में आ जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। नेक्स्ट है आप, द टू प्लॉट्स वर ग्रेट, ग्रेट नहीं, क्वाइट या ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, यानी दो प्लॉट किसी ने देखे वो आइडेंटिकल थे लेकिन वो क्वाइट यानी बिल्कुल एक जैसे थे। द इन्वेस्टिगेटर प्रोवाइडेड डैश एविडेंस ऑफ द इंसिडेंट, यानी इन्वेस्टिगेटर जो था, तहकीक करने वाला जो था, प्रोवाइडेड उसने मुहैया किया, प्रोवाइडेड यानी ये पास्ट की बात है, और एविडेंस सबूत को कहते हैं, इंसिडेंट उस वाक़े के। तो इधर ह्यूज, ह्यूज नहीं, ह्यूज बहुत बड़ी किसी मकदार की चीज़ को आ जाते हैं, इमेंस भी नहीं आएगा, तो इधर एम्पल आएगा, यानी उसने किसी इंसिडेंट के एविडेंस इकट्ठे करने, तो उसने एम्पल यानी काफ़ी एविडेंस जो है ना उसने प्रोवाइड कर दी है। शी ऑफ्टन अप्रूव्स ऑफ एंटीक्वेटेड आइडियल्स, अंडरलाइन वर्ड हैज़ डैश कॉनोटेशन। तो एंटीक्वेटेड जो है ना ये एंटीक से निकला। एंटीक्वेटेड मतलब आप यूँ कह लें कि इसका मतलब आप ऐसे समझें कि जो पुराने इरा से, पुराने ज़माने से जना कोई चीज़ बिलोंग करती हो। अब इस कोई एग्जांपल के साथ अगर हम समझें तो वैसे होगा कि मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, वो खेलता है और उसकी मम्मा ने उससे कहा कि आप पढ़ लो, वो आप ये नहीं करोगे तो वो ये वो मतलब, तो वो कहता है उसको थोड़ा सा बुरा महसूस होता है, वो खेल कूद की तरफ रहता है या सो गया जाए, तो वो उनके ख्यालात को जो है ना वो फरसूदा कह रहा है। तो ये एंटीक्वेटेड चीज़ में आ जाएगा जो कि एक नेगेटिव इंप्रेशन दे रही होती है, यानी आपकी मामा उसको उसकी मामा उसको कह रही है तो वो उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है कि ये क्या मतलब सोच है इसकी लेके बैठे हुए। या अक्सर हमारे घरों में भी होता है कि ये यार ऐसे कर लो,
पहले ऐसे होता था, ये ऐसे था, वो ऐसे था। तो जो नई जनरेशन है वो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चल रही होती है, तो वो पास्ट वाले जब बात करते तो उसको नेगेटिवली वो फील कर रहे होते हैं, तो ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है, एंटीक्वेटेड। शी बर्स्ट इन टू डैश लाफ्टर टू सी द चाइल्ड्स प्रैंक। अब पील्स है, ये छिलके को कहते हैं, ठीक है। पाइल्स है, ये किसी ढेर को कहते हैं मिसाल के तौर पे, जो बहुत बड़ी मकदार में कोई चीज़ जमा हुई। वैसे ही इसका एक बीमारी से भी ताल्लुक है, लेकिन वो मैं नाम नहीं ले रहा। अब यही है, ये पील्स, ठीक है। शी बर्स्ट इनटू, इसका मतलब होता है कि गूंजदार, मतलब गरजदार जो है ना वो लाफ्टर में, यानी जिसने बहुत बड़ा है गरजदार जो है ना वो कह का लगाया बच्चे का प्रैंक देख के, मजाक देख के, तो ये इसका पील्स आएगा, ये वाला पील्स। इसको पील्स बोलेंगे हम। ही विश लिखा हो, इट्स मीन कि ये प्रेजेंट सिंपल है। टू डैश हाई इन द स्काई। अब ये सोवर है, ग्रेप्स आर सोवर, पढ़ा होगा आपने, अंगूर खट्टे हैं, तो ये तो नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, तो ये वाला आएगा सोवर। इसका मतलब होता है चढ़ना, ऊपर चढ़ना, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स इन अदर्स इज कॉल्ड। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा इंसान जो किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब उसको किसी ने को कन्विंस करने की कोशिश की है तो उसकी बातों में वो आ गया, तो उसको हम कहते हैं क्रेजुलस। वो बंदा जो किसी की बातों में जल्दी आ जाता है या किसी की बातों में बहुत जल्दी बिलीव कर लेता है, तो ये क्रेजुलस है, ठीक है। इसको हम क्रेजुलस बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन इसकी ये है। अब आ जाते हैं, ये देखें 16 क्वेश्चन थे, आगे 4 जो ना वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ गए हैं। सबसे पहले आता है डाउटलेस, ये सिनोनिम है। उन्होंने पूछा सिनोनिम क्या है इसका। इनोवेटिव तो नहीं हो सकता, डेफिनेटली इनोवेटिव किसी जिद्दत पसंद चीज़ को कहते हैं, किसी जिद्दत वाली चीज़ को, नई चीज़ को। तो डाउटलेस का मतलब होता है बेखौफ। इमेंस भी नहीं आएगा, इमेंस बहुत ज़्यादा में आ जाएगा, और फियरलेस आएगा इसके साथ जो मैच कर रहा है, फियरलेस यानी बेखौफ, निडर, बेबाक। द सिनोनिम ऑफ डेफ्ट, डेफ्ट का मतलब होता है माहिर, ठीक है, किसी चीज़ के काबिल, मतलब काबिल भी उसका मतलब हो सकता है, माहिर भी हो सकता है, तो ये स्किलफुल में आ जाएगा। स्किलफुल, माहिर बंदा जो होता है, काबिल होता है। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ फ्यूरियस। फ्यूरियस, मुझे लगता है कि इस लेवल पे सभी को पता चल गया होगा कि फ्यूरियस किसको कहते हैं, मतलब जो गुस्से वाला होता है, गुस्से वाली चीज़ को कहते हैं, तो गुस्सैली चीज़। तो गुस्सा इसका मीनिंग होगा, तो इसका ऑर्डिनरी मतलब ये भी नहीं बनता, स्प्लिंट भी नहीं बनता, क्योंकि इन दोनों के मीनिंग्स इसके साथ मिलते नहीं हैं। इनके साथ जो मिल रहा है, जो इसके ऑपोजिट में काम करेगा वो काम आएगा सॉरी। यानी अगर आपने मिसाल के तौर पे किसी को देखा तो वो गुस्से में, तो आप उसको कहते हैं काम डाउन। कभी किसी को ऑर्डिनरी या स्प्लिंट कहते सुना नहीं, काम डाउन कहेंगे आप उसके। अच्छा, ये 28 है, द एंटोनिम ऑफ बाउंटीफुल। बाउंटीफुल कहते हैं बहुत ज़्यादा होना, बाउंटीफुल यानी बकसरत किसी चीज़ का होना। तो सिनफुल वो तो नहीं हो सकता, ये किसी और चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। मीगर या पावरफुल किसी मजबूत चीज़ की तरफ इशारा है, तो वो भी नहीं होगा। अब मीगर आएगा, मीगर जो है ना ये कहते हैं किसी थोड़ी चीज़ को, तो बाउंटीफुल ज़्यादा है, तो थोड़ा उसका जो है ना वो आ जाएगा एंटोनिम। तो ये आपकी जो है ना वो क्लास है, क्लास सेशन 1 जो आपका चला है। तो इसी तरह ही हम इंशाल्लाह इसको जो है ना वो लेके चलेंगे। ये सेशन 2 भी रेडी करना है, तो ये सुन के इसका फीडबैक भी दीजिएगा, और सेकंडली कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह वो फिर साथ साथ जो है बता दिया कीजिए, बता दी जाया करेगी। सेकंडली ये है कि ये नंबर भी देख लीजिए लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस पर भी कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस इधर से हम इसको टाटा बाय बाय कहते हैं पहले सेशन को, सेशन 1 को। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन 2 में जो है हम इसके साथ हाज़िर होते हैं।